Hey everyone, welcome back to my channel, Ankur Verma, giving you the best out of the rest. This is the second part of the Principle of Practice and Management. Now, today we start with the classical theory of management. Classical theory consists of similar ideas on the management of organization that evolved in the late 19th century and early 20th century. This evolved as a result of the Industrial Revolution in response of growth of large organization and in contrast to the handicraft system until existed then. मीन्स क्लासिकल मैनेजमेंट जो था वो लेट 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी के बीच में आया जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था तब आया था, जिसके कारण ग्रोथ ऑफ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन और जो हैंडीक्राफ्ट सिस्टम था पहले की वर्क एंड मनी सिस्टम था, मतलब कि जितना काम करोगे उतना ही पेमेंट मिलेगा और जितने टाइम में काम दिया गया उसमें कंप्लीट करोगे तो उसके हिसाब से पेमेंट मिलता था। वो सब चीज़ को चेंज कर दिया गया है, हर तरह से चेंज कर दिया। और ये जो क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी था ये कंसिस्ट ऑन थ्री branch, namely bureaucratic management given by Max Weber, scientific management given by W. Taylor, and administrative principle given by Henry Pure. Now today we are going to start with bureaucratic theory, and it is given by Max Weber, who is a German sociologist and political economist. According to him, bureaucracy is the most efficient form of organization. The organization has a well-defined line of authority. It has clear rules and regulations which are strictly followed. Means ब्यूरोक्रेसी जो था वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में वेल डिफाइंड लाइन अथॉरिटी को फॉर्म करता था। मीन्स कि यहाँ पे रूल्स और रेगुलेशन और कोई पूरी स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता था और लाइन ऑफ अथॉरिटी होता है, मतलब कि जो सुपीरियर होता था या अथॉरिटी पे बैठा होता था बंद, वो अपने से जूनियर पोस्ट पे बैठे हुए लोगों को कंट्रोल करता था। और जो छोटे पोस्ट के लोग होते थे मतलब वो अपने सुपीरियर को रिपोर्ट करते थे किसी भी वर्क के लिए। ये सब चीज़ ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी का एक पार्ट था जो कि मैक्स वेबर दिया था। Move to the next. Bureaucracy. Bureaucracy refers to a specialized system or process of maintaining uniformity or authority within an organization. Means एक स्पेशलाइज सिस्टम क्रिएट किया गया जिसमें कि हर चीज़, हर तरह के जॉब्स को और हर तरह के वर्क को स्पेशलाइज कर दिया गया। मतलब कि जो भी प्रोसेस होते थे उनमें एक यूनिफॉर्मिटी होता था और अथॉरिटी की परमिशन के बिना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के वर्क को नहीं किया जा सकता था। ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस आर मोस्ट कॉमन इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट बॉडी, बिकॉज क्या होता है कि जो छोटे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वहाँ पे सिंगल ओनर होते हैं और वही लीड करते हैं हर किसी को। बट लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि यहाँ पे बहुत सारे फील्ड होते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन हो गया, मार्केटिंग हो गया, सेल्स, एवरीथिंग इज स्पेशलाइज। तो इसमें क्या होता था कि यहाँ पे सुपीरियर और अथॉरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी। मतलब कि अथॉरिटी अपने ऐसे छोटे पोस्ट को करता था कंट्रोल और उससे छोटे वर्कर्स को वो कंट्रोल करता था, जो कि एक दूसरे को रिपोर्ट करते हैं और अच्छी तरह से दोनों के बीच में, सबके बीच में बाउंडेशन होती है। लेकिन जो छोटे जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे लाइन ऑफ अथॉरिटी की ज़रूरत ही नहीं होती थी और गवर्नमेंट बॉडीज में भी इनकी ज़रूरत होती है जैसे कि लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में होती है उसी तरह। लेट्स मूव टू द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी। नाउ फर्स्ट प्रिंसिपल, जॉब स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर. Jobs are divided into simple and fixed category based on competence and function specialization. मीन्स यहाँ क्या किया गया कि जॉब को स्पेशलाइज कर दिया गया, मीन्स डिवीजन ऑफ लेबर कर दिया गया। मतलब क्या हुआ कि जॉब को सिंपल और फिक्स कैटेगरी में बांट दिया गया। मतलब कि जो बंदा जिस फील्ड में स्पेशलाइज है उसे उस फील्ड में लगा दिया गया और जो बंदा जिस फील्ड में स्पेशलाइज नहीं है उसे उस फील्ड से हटा दिया गया। मतलब कि उसके स्पेशलाइजेशन के बेसिस पे उसे अपना अपना काम दिया गया सबको। डिवीजन ऑफ लेबर कर दिया गया यहाँ पे। Then move to the authority hierarchy, which is second principle of bureaucratic theory. Officers are organized in hierarchy, in which higher officer control lower position holder, that is superior control subordinate, and their performance of subordinate and lower staff could be controlled. Means यहाँ पे ऑफिसर्स को हायरार्की ला दिया गया बीच में हर वर्कर्स के। मतलब कि जो ऑफिसर होते थे वो लोअर पोजीशन होल्डर को कंट्रोल करते थे और जैसे कि सुपीरियर, मैंने बताया सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट को कंट्रोल करते हैं और अपने उनके परफॉर्मेंस को कंट्रोल करते हैं, वैसे ही सबॉर्डिनेट्स अपने लोअर स्टाफ को कंट्रोल कर देते हैं। यहाँ पे हायरार्की फॉर्म कर दिया गया उन सब के बीच में ताकि एक तरह का स्पेशलाइजेशन बना रहे। नेक्स्ट मूव टू द थर्ड पॉइंट, विच इज फॉर्मल सिलेक्शन. All organizational members are to be selected on the basis of technical qualification and competence डेमोन्स्ट्रेटेड बाय ट्रेनिंग, एजुकेशन और फॉर्मल एग्जामिनेशन. मीन्स यहाँ पे सिलेक्शन का प्रोसेस पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है, जो कि पहले एक तरह से होता था कि मतलब प्रेफरेंस बेसिस पे, मतलब कि किसी का बाप किसी फैक्ट्री में काम करेगा, किसी जॉब में है तो उसका बेटा भी वहाँ काम करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उसके पास वो स्किल है या नहीं है। बट यहाँ क्या किया गया कि ऑर्गेनाइजेशन में सिलेक्शन फॉर्म को पूरी तरह से चेंज कर दिया गया। यहाँ पर टेक्निकल क्वालिफिकेशन, कॉम्पिटेंस और डेमोन्स्ट्रेशन ट्रेनिंग
दे के उन्हें उनके एजुकेशन और फॉर्मल एग्जामिनेशन के थ्रू उन्हें उनका सिलेक्शन, लोगों का सिलेक्शन किया जाने लगा, क्योंकि स्पेशलाइजेशन था। बिना स्पेशलाइजेशन का किसी भी वर्कर को काम पे नहीं रखा जा सकता था। नेक्स्ट मूव टू द फोर्थ रूल विच इज़ फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशन। यहाँ पे क्या बोल रहा है, फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशन से यहाँ क्लियर हो रहा है, बट फिर भी यहाँ पे एक बार देखा जाए, टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी एंड टू रेगुलेट action of employees, managers must depend heavily upon formal organizational rules and regulation. Thus, rules of law lead to impersonality in interpersonal relation. Means यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन रखने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन को क्रिएट किया गया, जिसके कारण सारे ऑर्गेनाइजेशन को रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना होता था। मतलब कि एक रूल बना दिया गया कि अगर ये टाइम है, इस टाइम पे ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करना और इस टाइम में एग्जिट करना, मतलब इस टाइम पे एंटर करके और एग्जिट होना होगा। अगर इसमें लेट हुआ तो उसका कोई पनिशमेंट होता था, या कोई भी कुछ टाइप का प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता था उसके फ्यूचर ओरिएंटेशन, गोल ओरिएंटेशन में। तो इसलिए यहाँ पे रूल और रेगुलेशन को बहुत ज़्यादा ज़रूरी था एम्प्लॉयज़ फॉलो करें। Next, move to the fifth point, impersonality. Impersonality means rules and control are applied uniformly. Avoiding involvement with personalities and preference of employee, biasness and favoritism are no problem. Means यहाँ पे क्या किया गया कि यहाँ पे impersonality क्रिएट किया गया, मतलब कि रूल्स बनाया गया कि कोई किसी भी एम्प्लॉय को उनके पर्सनैलिटी या प्रेफरेंस के थ्रू जॉब नहीं मिलेगा। उनके अंदर जो स्पेशलाइजेशन है, उनके अंदर जो स्किल है, उसी बेसिस पे उन्हें जॉब दिया जाएगा और उन्हें प्लेस किया जाएगा। बट उनके फेवरेटिज्म को प्रेफर यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। तो इससे क्या हुआ कि पर्सनैलिटी क्रिएट हुआ। और कैरियर ओरिएंटेशन, जो कि 6 पॉइंट है, विच इज कैरियर बिल्डिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफर्ड, प्रमोशन एंड सैलरी हाइक्स आर स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन टेक्निकल कॉम्पिटेंस। दे वर्क फॉर फिक्स सैलरी देन परस्यू देयर कैरियर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स कैरियर ओरिएंटेशन यहाँ पे क्या किया गया कि यहाँ पे कैरियर बिल्डिंग अपॉर्चुनिटी ऑफर किया गया, बट यहाँ पे क्या किया गया, प्रमोशन और सैलरी हाइक को स्ट्रिक्टली बेस कर दिया टेक्निकल कॉम्पिटेंसेस पे, पूरी तरह से टेक्निकल कॉम्पिटेंस पे से बेस कर दिया गया। उन्हें फिक्स सैलरी पे काम करना होता था और वहाँ उसी फील्ड में अपने कैरियर को बनाना होता था, ना कि दूसरे वर्क उन्हें करने के लिए मिलता था। यहाँ पे एक तरह से उसके लिए ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी के लिए अच्छा भी था, लेकिन जो एम्प्लॉय था ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो अच्छा था, बट वो एम्प्लॉय के लिए ये सही नहीं था, क्योंकि वहाँ पे फाउंडेशन हो गया, लोग उसके अंदर से इनोवेशन को ख़त्म कर दिया गया पूरी तरह से। नेक्स्ट, मूव टू द क्रिटिसिज्म ऑफ ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट पॉइंट इज रिड्यूस प्रोडक्टिविटी एंड innovation. Means the bureaucratic organizational structure may inhibit productivity, diminish innovation and decrease morale. The structure is inherently laden with rules and more policies and procedures can be added at time making workloads and roles are more complicated. Means क्या हुआ यहाँ पे प्रोडक्टिविटी और इनोवेशन को मैं जो बता रहा था पूरी तरह से खत्म कर दिया। यहाँ पे एक स्पेशलाइजेशन की वजह से लोग उसी फील्ड में फंस के रह गए, उन्हें दूसरा काम करने को नहीं मिलता था, उन्हें रूल रेगुलेशन को स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता था, जहाँ जिसके वजह से उन्हें टाइम पे काम करके कंप्लीट करके देना पड़ता था, जिसके वजह से प्रोडक्टिविटी तो बढ़ा ऑर्गेनाइजेशन का, बट उन एम्प्लॉयज़ का प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो गया और उनके अंदर का इनोवेशन भी पूरी तरह से ख़त्म हो गया। Now next point is poor financial management. Another disadvantage to the bureaucratic management is poor financial management. Is the way finances are managed, more specifically the way the budget is allocated. Means क्या हुआ कि यहाँ पे पूरी तरह से डिपेंडेंसी हो गया, मतलब कि एक प्रोडक्शन फील्ड है, तो उसी फील्ड में लोग अपना इन्वेस्टमेंट करने लगे, मतलब आगे का सोचने के बजाय इतने सारे वर्कलोड हो गए उनके ऊपर कि मतलब वो भूल गए कि मतलब आगे भी उन्हें प्रोडक्शन करना है, बट वो एक फिक्स प्रोडक्शन को लेकर बैठ गए कि इतने वर्क को इतने टाइम में ख़त्म करना, और उसी के हिसाब से वो लोगों ने अपना फाइनेंस मैनेज किया, जिस वजह से क्या हुआ यहाँ पे पुअर फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्रिएट हो गया। Next, decrease employee morale. Bureaucratic organizational structure can also create boredom for their workers, resulting in decreased employee morale. While employees may work hard to earn raises and promotion, there is no guarantee advancement or reward will be given immediately. There must be incentive built into the bureaucracy to reward a worker who can complete a task in 2 hours with the same quantity it takes some to complete the task in expected 8 hours. If no incentive exists, you have a worker twiddling their thumbs for 6 hours and nothing that manager can do about it. मीन्स क्या हुआ कि यहाँ पे अगर एम्प्लॉय कोई काम को 2 घंटे में कंप्लीट कर रहा है और वही दूसरा एम्प्लॉय उस काम को 8 घंटे में कंप्लीट कर रहा है, तो यहाँ उसे कोई स्पेशल इंसेंटिव नहीं दिया जाता था,
यहाँ पे क्योंकि सैलरी फिक्स थी, लोग कितना भी काम कर रहे हैं उस सैलरी उसी हिसाब से उन्हें मिलते। प्रमोशन तो होते थे, वर्क हार्ड करने के बावजूद भी प्रमोशन और ये सैलरी हाइक की कोई गारंटी नहीं होती थी, जिस वजह से उनका एम्प्लॉय का मोरल डाउन होने लगा। धीरे धीरे एम्प्लॉय के अंदर बोर्डम आने लगा, क्योंकि काम इस तरह का हार्ड हो गया। काम तो हार्ड था, टाइम बाउंडेशन था, हर चीज़ था, लेकिन उनका कोई सैलरी हाइक नहीं था, इंसेंटिव बेसिस नहीं था, जिस वजह से उनका मोरल डाउन होते गया दिन पर दिन। लेस ऑटोनॉमी फॉर एम्प्लॉय मीन्स ऑटोनॉमी का मतलब ही सिंपल है कि आज़ादी, किसी चीज़ करने की फ्रीडम, किसी चीज़ को करने की फ्रीडम। यहाँ पे क्या हुआ कि देयर इज लेस फ्रीडम टू एक्ट विद इन अ ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर। Rules and laws abound, making people accountable and responsible to grow governing body actions and are dictated by those rules and regulation. Consequently, there is less freedom and individual who don't follow the rules may face consequences or penalties. क्या क्या हुआ कि ऑटोनॉमी लोगों के अंदर को रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके ही चलना होता था। मतलब कि वो अपने हिसाब से काम नहीं कर सकते थे, उनके ऊपर रूल्स लगाए हुए थे और लॉज लगाया गया था जो कि उन्हें फॉलो करना पड़ता था। अगर वो किसी भी रूल को तोड़ते हैं या किसी भी लॉ को फॉलो नहीं करते थे तो उनके ऊपर पेनल्टीज लगाई जाती थी और उनके फ्यूचर गोल्स को भी फ्यूचर को भी डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। मतलब कि उनका प्रमोशन नहीं होता था, सैलरी हाइकिंग नहीं किया जाता था, इंसेंटिव तो ऐसे भी नहीं मिलता था। बट ये एक तरह से उनके आज़ादी छीन ली गई थी इस ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन में। Now subscribe, like and share. Thank you for watching. Next part will be soon. Stay tuned. Thank you very much.